नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है चर्चा का वो है इतिहास में पूर्वाग्रह। इसके पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप अपने रिमार्क्स ज़रूर दिया करें, अपना साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चर्चा करते हैं हम इतिहास में पूर्वाग्रह से। सबसे पहले तो हम यही समझें कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। बायस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है पक्षपात करना। अर्थात अगर कोई इतिहासकार किसी विषय पर लिख रहा है और उस विषय पर वो तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर बातचीत न करके अपने मन की बात लिख रहा है, यानी पक्षपात कर रहा है, तो उसे हम ये कहते हैं कि वो इतिहासकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। पूर्वाग्रह के विषय में भिन्न भिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। डॉक्टर लिप्सन क्लार्क कहते हैं कि इतिहासकार सदैव पूर्वाग्रह और निष्पक्षता के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है और वह यह प्रयास करता है कि विवादास्पद प्रश्नों से अपने आप को बचा करके रखे। तो इसी तरह से दूसरे इतिहासकार हैं ओलंपियन। ओलंपियन का मत है कि इतिहास में पूर्वाग्रह और निष्पक्षता दोनों ही पक्षों के लिए तथ्यों का बाहुल्य होता है, इसलिए इतिहासकार को निष्पक्ष होने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से मित्रों हमने दो मत देखे जिनसे यह पता चलता है कि इतिहासकार को प्रयास यही करना चाहिए कि वो निष्पक्ष हो। यानी कि अगर मान लीजिए किसी विवादास्पद विषय का वर्णन कर रहा है, वो किसी विवादास्पद विषय के बारे में इतिहास लेखन कर रहा है, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि वो किसी एक का पक्ष न ले, किसी का एक का पक्ष ले करके दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करे। वास्तव में आजकल जितना भी इतिहास लिखा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि वो इतिहास बायस्ड होता है, अर्थात पूर्वाग्रह से युक्त होता है। बहुत सारे हम ये देखते हैं, बहुत सारे हमारे इतिहास पुरुष हैं, ऐतिहासिक चरित्र हैं, उनके बारे में हमें अलग अलग मत मिलते हैं। कोई उनको अच्छा बताता है तो कोई उनको खराब बताता है। जैसे आजकल के समय में अभी आप देख लीजिए, अभी कुछ दिनों पहले चर्चा चल रही थी सावरकर के बारे में। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि सावरकर जो थे वो उन्होंने ब्रिटिशर्स से माफ़ी मांगी थी। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता का एहसास दिलाया। उन्होंने पहली बार 1857 के विद्रोह के ऊपर रिसर्च करके उसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम का बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में वो लिप्त रहे। तो वहीं दूसरी ओर तरह तरह के आरोप भी लगाने वालों की कमी नहीं है। तो आजकल ऐसा प्रायः देखा जाता है आधुनिक समय में कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते आ, बहुत सारे इतिहासकार जो है, जो राजनीतिज्ञों से प्रभावित रहते हैं या किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं, तो उस विचारधारा को पोषित करने के लिए प्रायः पूर्वाग्रह से युक्त बातें लिखते हैं इतिहास में, जो कि बहुत ही गलत है। मित्रों, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि इतिहास निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। इतिहास निष्पक्ष इसलिए नहीं हो सकता कि इतिहासकार जो है वो अ, अपनी रुचि का विषय चुनता है, अपनी रुचि का विषय चुन करके उसके ऊपर लेखन कार्य करता है। तो जहाँ जिस बात में उसकी अपनी रुचि समाहित है, तो ऐसे में निष्पक्षता की बात करना बेमानी है।
तो इसलिए इतिहासकार कई बार ऐसा होता है कि व्यक्तिगत रुचियों के कारण अपने वो पक्षपात से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अ, निष्पक्षता कैसे बनाई रखी जाए, इसके बारे में इतिहासकारों को सचेत रहना चाहिए। इतिहासकार का ये कर्तव्य है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि जो सही बात है, जो सच बात है, उसको बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए वो लोगों के सामने लाने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा प्रायः हो नहीं पाता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है इतिहासकार। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले वस्तुनिष्ठता के बारे में बातचीत की थी कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, तो लगभग उसी से संबंधित यहाँ ये बात भी है। तो पूर्वाग्रह के क्या कारण हैं, आखिर क्यों इतिहासकार जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है, तो आइए इसके ऊपर चर्चा करें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि एक इतिहासकार जो होता है वो आ, उसके ऊपर अपने सामाजिक परिवेश का, या आप कह लीजिए उसके ऊपर अपने सामाजिक पर्यावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है। और जिस वातावरण में वो पला होता है, बड़ा होता है, जिस वातावरण में अ, उसकी शिक्षा दीक्षा हुई होती है, जिस तरह की विचारधारा के लोगों के बीच में वो उठता बैठता रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो उनसे प्रभावित होता है। तो इसलिए अपने परिवेश से छूट पाना उसके लिए बड़ा कठिन होता है। तो इस तरह से इतिहासकार का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके सामाजिक परिवेश के अनुकूल होता है। और इसीलिए निष्पक्षता तो वो चाहता है, निष्पक्ष तो वो होना चाहता है, लेकिन अनजाने में कई बार उससे भूल हो जाती है और वो निष्पक्ष नहीं रह पाता। और दूसरी बात यह है, देखिए कि हम सब एक मानव समाज में रहते हैं, मनुष्य समाज में रहते हैं। इतिहासकार जो है, इतिहासकार भी एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज से अलग नहीं है। तो इसलिए वो इतिहास किसका लिखता है, वो इतिहास समाज का ही लिखता है। तो इसलिए कई बार इतिहास लेखन में अ, निष्पक्षता का अभाव हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि इतिहासकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि वो निष्पक्ष रहे। मित्रों, चूंकि इतिहासकार एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता, आप देखिए समाज में नाना प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। अब जैसे कोई राजतंत्रवाद में विश्वास रखता है, तो कोई लोकतंत्र में विश्वास रखता है, कोई मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाला होता है, कोई पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास रखता है, कोई साम्यवादी है, कोई उदारवादी है। इसी तरह धार्मिक मामलों को लें तो हम ये देखते हैं कि कोई अलग अलग धर्म हैं, दुनिया भर में बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म में अनेक संप्रदाय हैं। अब जैसे इस्लाम धर्म है तो उसमें शिया हैं, सुन्नी हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म है, उसमें शैव है, वैष्णव है, और न जाने कितने संप्रदाय हैं। ईसाई धर्म में आप देख सकते हैं प्रोटेस्टेंट, कैथलिक है, उसके अलावा प्रोटेस्टेंट हैं, एंग्लिकन्स हैं, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो इतिहासकार जो है इनमें से किसी न किसी संप्रदाय से या किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित होता है और इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व में पड़ता है। और तो इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर के वो कई बार अ, साक्ष्यों की समीक्षा करता है, साक्ष्यों का मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों के दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए अब आप देख लीजिए कि अ, गिब्बन का उदाहरण ले लें हम। गिब्बन जो है वो उन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन के ऊपर काफ़ी विस्तृत इतिहास लिखा था, रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन वास्तव में। और वो
जो पुस्तक उन्होंने लिखी, तो उस पुस्तक में उन्होंने रोमन साम्राज्य के पतन का जो प्रमुख कारण माना, वो कारण उनके हिसाब से आर्थिक कारण था। लेकिन वहीं पे कुछ दूसरे इतिहासकार हैं, वो दूसरा कारण मानते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि तरह तरह के मतभेद उभर करके सामने आते हैं। अतः इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है वो अलग हो जाता है, वो भिन्न हो जाता है। इसके अलावा कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जो पूरे युग को प्रभावित करती हैं, और इसके कारण भी इतिहासकार जो है उन घटनाओं को लेकर के अलग अलग मत रखते हैं। अब जैसे यूरोप में हम देखते हैं, जब आधुनिक यूरोप की शुरुआत होती है, तो बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि आधुनिक यूरोप की शुरुआत का प्रारंभ जो है वो पुनर्जागरण काल से होता है। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति वगैरह ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद से आधुनिक यूरोप का प्रारंभ मानते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं, कुछ क्या बल्कि अधिकांश इतिहासकार ऐसे हैं जो फ्रांस की क्रांति को यूरोप के इतिहास में एक मील का पत्थर मानते हैं, और उनका ये मानना है कि वास्तव में अगर यूरोप में आधुनिक युग का श्री गणेश हुआ तो वो फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 के बाद हुआ। क्योंकि फ्रांस की क्रांति में जो नारा दिया गया था इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का, यानी कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का, तो उसने यूरोप के देशों को बहुत प्रभावित किया। केवल यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे दूसरे देश भी प्रभावित हुए उससे। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि बहुत अलग अलग इतिहासकारों ने आधुनिक युग का प्रारंभ जो है वो अलग अलग समय से माना है, तो उनमें मतभेद है और उन सब के अपने अपने पूर्वाग्रह हैं। इसी तरह से मित्रों, हम बात करते हैं धर्म की। धर्म जो है वो हमेशा से एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है इतिहास लेखन में। अब प्राचीन काल में तो जो इतिहास लिखा गया था उस पर धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और इसी तरह से धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि दुनिया में विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति हुई, और सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने तरीके से इतिहास लेखन का कार्य किया। अब जैसे अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, तो हम प्राचीन भारत में मान लीजिए हम मौर्य काल को लेते हैं। अब देखिए, मौर्य काल में जो पुराण वगैरह थे या जो ब्राह्मण साहित्य था उसमें मौर्य मौर्यों को उसमें निम्न कुल का बताया गया। हो सकता है इसका कारण ये रहा हो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इत्यादि जो थे, उन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आप देखें, वहीं पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो उनको क्षत्रिय बताते हैं। तो हो सकता है वो इस कारण से क्षत्रिय बताते हों कि चूंकि उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, उसका प्रचार प्रसार करवाया। तो इस तरह का बायस या इस तरह का पूर्वाग्रह हमें देखने को मिलता है। धार्मिक मामलों में अब जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले जो हैं, इन लोगों के जो इतिहास लेखन है, उनके इतिहास लेखन में आप देखिए तो आपको मतैक्य नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे मामलों में इनमें बहुत मतभेद हैं। अब जैसे मध्यकाल में भारत में जो भी इतिहास लिखा गया मुसलमान इतिहासकारों के द्वारा, अब देखिए ज़्यादातर इतिहासकार जो थे वो दरबारी इतिहासकार थे। तो उनके लेखन में आपको पक्षपात दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो राज दरबारों में रहते थे। तो राज दरबारों में रहने के कारण वो अपने संरक्षकों के विरोध में कुछ नहीं लिखते थे या उनकी आलोचना करने से बचते थे। उनके अच्छी अच्छी बातों को तो बताते थे, लेकिन जो उनसे संबंधित जो गलत बातें थी उनको छुपा जाते थे, उनके बारे में नहीं बताते थे। इसी तरह से आप साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों को देख लीजिए। आधुनिक युग में साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी इतिहास लेखक जो थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा भारत का उसको उन्होंने काफ़ी तोड़ मड़ोड़ करके लिखा। उन्होंने भारतीय इतिहास को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की है, और जो ये सब कॉन्सेप्ट चला कि भारतीयों में इतिहास बोध ही नहीं है, ये सपेरों मदारियों का देश था,
हम यहाँ असभ्यों को सभ्यता सिखाने आए हैं, इस तरह की बातें कही गई। तो ये सब बातें पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो करके लिखी गई थी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि साथ ही साथ आप देखिए जो ईसाई मिशनरीज वगैरह थे, उन्होंने जो कुछ लिखा, उन्होंने भारतीयों को पिछड़ा हुआ बताया। बहुत सारे लोगों ने जैसे भारतीयों को की एक ऐसी छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जैसे कि भारत जो है वो अ, हमेशा से पराजय झेलता आया है, वो एक कमज़ोर देश था, वो कभी एक राष्ट्र नहीं रहा। तो इस तरह की तमाम बातें लिखी गई और उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। वहीं पे राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों को आप देखिए, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें सामने लेकर के आते हैं जिसे उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी लोगों ने या अन्य इतिहासकारों ने बहुत सारे उपेक्षित कर दिया है। मित्रों, लॉर्ड एक्टन का मत है कि इतिहास केवल एक घटना नहीं है, बल्कि इतिहासकार जिसे लिखते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। तो उनका ये कहना है लॉर्ड एक्टन का कि केवल तथ्यों का संकलन कर लेने से तो इतिहास जो है एक विश्वकोश बन जाएगा। अतः इतिहास जो है वो तथ्य प्रधान नहीं होता है, बल्कि तथ्यों की व्याख्या करनी पड़ती है, वो व्याख्या प्रधान होती है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान में देने की है कि कई बार क्या होता है कि किसी घटना का जब हम विश्लेषण करने लगते हैं, तो हम उस घटना को आधुनिक चश्मे से देखने लगते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए कि राणा प्रताप के बारे में कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि राणा ने अगर अकबर की बात मान ली होती, अकबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता, तो वो युद्ध की विभीषिका से बच जाते, इतनी मारकाट ना होती, इतना खून खराबा ना होता। लेकिन आधुनिक चश्मे से उस काल के इतिहास को नहीं देखना चाहिए। तो ये बात जो कही गई है, ये बात पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के कही गई है। उस समय राणा प्रताप के समय में जो क्षत्रियों की आन बान शान थी, वो आन बान शान जो है इस बात में थी कि वो कभी पीठ नहीं दिखाते थे, कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, चाहे मर जाए वो। और तो राणा ने वही किया जो उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। तो इस तरह से आधुनिक संदर्भ में किसी चीज़ की व्याख्या करना भी कई बार पूर्वाग्रह का कारण बन जाता है। ईएचकार भी कहते हैं कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, बल्कि तथ्यों को इतिहासकार वाणी प्रदान करता है, यानी कि तथ्यों को बुलवाना पड़ता है, तथ्यों की व्याख्या करनी पड़ती है, तथ्यों का विश्लेषण करना पड़ता है, तब जा कर के सही इतिहास सामने आता है। तो कई बार क्या होता है कि केवल तथ्य इकट्ठा करके रख देना जो है ये भी पूर्वाग्रह का कारण बन जाता है, क्योंकि हो सकता है कि वो तथ्य जाली हो, वो तथ्य सही नहीं हो। तो इसलिए तथ्यों की आलोचना करना ये भी आवश्यक है। जब तक तथ्यों की आलोचना नहीं की जाएगी, साक्ष्यों की जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं की जाएगी, तब तक पूर्वाग्रह से नहीं बचा जा सकता है। मित्रों, कई बार जानबूझ करके इतिहासकार जो है वो घटनाओं को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है हमें अपने यहाँ के इतिहास में मिलती है। जैसे आप देखिए अक्सर कई बार किसी चरित्र के बारे में हमें तरह तरह के मत, अब जैसे हम अगर औरंगज़ेब को लें, औरंगज़ेब हमेशा चर्चा में रहता है। औरंगज़ेब के बारे में अगर हम जगन्नाथ सरकार का मत पढ़ें, और अगर हम जगन्नाथ सरकार के अलावा डॉक्टर श्री राम शर्मा का मत पढ़ें, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने उसको एक रिलीजियस फैनेटिक के रूप में या आ, उसे आप कह सकते हैं कि हिंदू मंदिरों को विध्वंस करने वाला, युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने वाला, जजिया कर लगाने वाला, तरह तरह से जो है उसको धार्मिक उन्माद को बढ़ाने वाला, इस तरह की उसकी छवि प्रस्तुत की गई है। और यह साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है, ऐसा नहीं कि अनर्गल है। लेकिन वहीं पर कुछ दूसरे इतिहासकार जैसे जहीरुद्दीन फारूकी, सतीश चंद्र इत्यादि जो है इन बातों को उसकी राजनीतिक आवश्यकता बता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में
पाठकों के लिए निर्णय करना कठिन हो जाता है कि आखिर वास्तव में सही बात क्या है। तो तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, केवल भावनाओं के आधार पे नहीं। अगर भावनाओं के आधार पे हम देखेंगे किसी किसी के साथ जो है, अगर हमें भावनाएं जुड़ जाती, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अ, कोई इतिहासकार जो है किसी विशेष व्यक्ति के बारे में लिखने लगता है, तो एक तरह से उस व्यक्ति से उसका अ, आप कह सकते हैं कि कुछ विशेष लगाव हो जाता है, लव अफेयर जैसा हो जाता है, तो वो उसके बारे में कुछ गलत लिख ही नहीं पाता, या मतलब उसकी आलोचना करने से बचता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से पूर्वाग्रह की संभावना बढ़ जाती है। तो निष्पक्षता जो है वो होना आवश्यक है, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को जो कुछ भी हम लिख रहे हैं अगली पीढ़ी को दे रहे हैं, तो निष्पक्षता का होना उसमें आवश्यक है। लेकिन निष्पक्ष होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इतिहासकार को, जिसे कहते हैं, तटस्थ रहना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा। उसे ये भूल जाना पड़ेगा कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से संप्रदाय का है, वो अमीर है, गरीब है, ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है, नीचे खानदान में पैदा हुआ है, या किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। इन सब से न्यूट्रल उसे उसे जो है, इन सब से न्यूट्रल होकर के, इन सब से निष्पक्ष होकर के इतिहास लेखन करना होगा, तभी पूर्वाग्रह से बचा जा सकता है। वरना पूर्वाग्रह से बचना या पक्षपात से बचना बड़ा कठिन हो जाता है। और अतीत की घटनाओं के बारे में जब जो इतिहासकार लिखता है वो अतीत की घटनाओं के बारे में लिखता है, तो अतीत की घटनाओं के बारे में एक तरह से वो निर्णय दे रहा है। तो उसकी भूमिका जो है एक जज की तरह होती है, एक न्यायाधीश की तरह होती है। जैसे एक न्यायाधीश तमाम सबूतों के आधार पे, तमाम गवाहों के आधार पे एक निष्पक्ष निर्णय देने का प्रयास करता है, उसी तरह से इतिहासकार का भी दायित्व है कि वो तथ्यों का सही ढंग से विश्लेषण करके, साक्ष्यों का सही ढंग से विश्लेषण करके सही निर्णय करे, और पक्षपात रहित होकर के लेखन कार्य करे, किसी तरह का भ्रम न रह जाए। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सचमुच में न्यायाधीश बन जाता है, अपने तरीके से न्याय करने लगता है। तो इतिहासकार जो है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रत्येक इतिहासकार जो है वो समाज का सेवक होता है, और उसका ये कर्तव्य है कि अतीत काल की घटनाओं का तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करे, न कि न्याय दे। तो इस तरह से इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित करना होगा। जब तक वस्तुनिष्ठता को इतिहास लेखन में सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक पूर्वाग्रह से नहीं बच सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, इतिहास लेखन करते समय, जैसे मैंने अभी कहा, कि न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप जो है वो बहुत ज़्यादा आचार शास्त्र और दर्शन इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके तथ्यों का सम्यक विश्लेषण करके निष्पक्षता को सुनिश्चित करना चाहिए। तभी इतिहासकार जो है वो अपने कर्तव्य की सही ढंग से पूर्ति कर पाएगा, अपने जिम्मेदारियों की सही ढंग से पूर्ति कर पाएगा, और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएगा निष्पक्षता का। तो मित्रों, अगर आपको ये संक्षिप्त चर्चा पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे लाइक भी करें वीडियो को, और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। और आपकी जो आवश्यकता हो वो मुझे बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।